सभी लोगों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। झारखंड से जो देख रहे हैं उनको जोहार। मैं आपका स्वागत करता हूं एक दूसरे वीडियो में मेरे चैनल पे। और ये वीडियो होने वाला है द रिटर्न एंड द ओरिजिन ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। किस तरह से तालिबान का रिटर्न हुआ अफगानिस्तान में, और ये तालिबान का जो इतिहास है अफगानिस्तान में ये कितना पुराना है, इस बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो आएगा, ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट आएगा। ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये पहला पार्ट है रिटर्न ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि क्या ये जो तालिबान की वापसी हुई है अफगानिस्तान में, या फिर ये तालिबान द्वारा की गई है, या फिर इसके पीछे पाकिस्तान आईएसआई का हाथ है। दूसरी बात जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो होगा कि क्या ये जो तालिबान है, इस तालिबान को इंडोर्स करने के लिए, समर्थन करने के लिए चाइना इतना बौखलाया क्यों हुआ है। तीसरी जो हम लोग बात करेंगे कि यूएस ट्रूप्स को अफगानिस्तान छोड़ने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इतनी जल्दी क्यों थी, बाइडेन ने इतनी जल्दबाजी क्यों की। चौथी बात जो हम लोग करेंगे वो चौथी बात होगी कि ये जो ओरिजिन है अफगानिस्तान में तालिबान का, ठीक है, वो कितना पुराना है और इतिहास हमें क्या बताता है, इस बारे में आज का वीडियो मेनली होने वाला है। लेकिन ये जो पूरा सीरीज है इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या तालिबान सचमुच बदल चुका है, हैज तालिबान रियली चेंज्ड। छठी बात जो हम लोग करेंगे वो ये बात करेंगे कि क्या भारत को तालिबान के साथ अब डिप्लोमैटिक टॉक्स करने चाहिए, या भारत जो अभी तक तालिबान से डिप्लोमेसी में अब थोड़ा सा रिफ्रेन करते आया है खुद को, वो जारी रखना चाहिए, या फिर उसको तालिबान के साथ डायरेक्ट टॉक्स करने चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये तालिबान का जो रिटर्न हुआ है अफगानिस्तान में, इससे फर्दर क्या जियोपॉलिटिक्स चेंज होने वाली है, इस पे हम लोग की पूरी बातचीत जो है वो टिकी हुई रहेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपको ले चलूंगा सबसे पहले एक मैप पे, और ये मैप होगा अफगानिस्तान का। आप देख सकते हैं कि ये जो अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। मतलब ये चारों तरफ से कोई भी समुद्र इसके नहीं है, चारों तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर आप साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो आपको साउथ ईस्ट में पाकिस्तान दिखेगा। अगर आप इसके थोड़ा वेस्ट में चले जाएंगे तो इसमें ईरान आपको दिखेगा। आप थोड़ा नॉर्थ में चले जाएंगे तो आपको यूएसएसआर, सोवियत संघ यानी रशिया मिलेगा। अब खैर सोवियत संघ तो टूट चुका है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो है ये बहुत दिनों से अगर हम लोग बात करें कि ये फॉरेन कॉन्कोरर्स यानी विदेशी आक्रमण अफगानिस्तान पे होते चले आ रहे हैं। चाहे वो डेरियस की आप बात कर लीजिए, चाहे आप अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर लीजिए, चाहे आप महमूद ऑफ गजनी की बात कर लीजिए, तो हमेशा से अफगानिस्तान एक ऐसा प्लेस रहा है जहां पे विदेशी आक्रमण हुए हैं। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा मेडिवल हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे मॉडर्न टाइम से, यानी तब से जब भारत में विदेशी हुकूमत हुआ करती थी, भारत में ब्रिटिश राज था, तब से हम लोग अफगानिस्तान का थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक ग्रेट गेम अफगानिस्तान जो था वो एक ग्रेट गेम का पार्ट था। आप बोलेंगे सर व्हाट इज दिस ग्रेट गेम। तो ग्रेट गेम समझाने के लिए मुझे फिर से आपको लेके आना पड़ेगा मैप पे। आप देख सकते हैं कि इस मैप में अफगानिस्तान, यानी कि मैं अफगानिस्तान की कब की बात कर रहा हूं, मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहा हूं, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था। तो जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था तो उस समय अफगानिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ ग्रेट गेम। व्हाट इज दैट ग्रेट गेम? दैट ग्रेट गेम वाज कि अफगानिस्तान जो था उसके एक तरफ था रशियन अंपायर और एक तरफ था ब्रिटिश अंपायर। अब ये रशियन अंपायर भी चाहती थी कि इस अफगानिस्तान के एरिया को कंट्रोल करके रखे, अपने कंट्रोल में रखे, और ब्रिटिश इंडिया भी चाहती थी कि इस अफगानिस्तान के एरिया को अपने कंट्रोल में रखे, क्योंकि दोनों को शक था। रशियन अंपायर को शक था कि ब्रिटेन उन पर हमला कर सकता है और इसलिए अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट में रखना बहुत जरूरी है।
ब्रिटिश अंपायर को डर था कि रशियन जो है वो इंडिया पे अटैक कर सकते हैं, ब्रिटिश इंडिया पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए अफगानिस्तान को उनको एक जीतना है, अफगानिस्तान को इन्वेड करना है, अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह रखना है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान जो था एक ग्रेट गेम का, अगर हम लोग बात करें, पार्ट रहता है। और इस ग्रेट गेम में अगर हम लोग बात करें तो 3 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। वो तीन लड़ाइयां जो थी द एंग्लो अफगान वॉर्स 1838 से 42, पहली, दूसरी 1878 टू 1880 और तीसरी थी 1919 में। ये 3 एंग्लो अफगान वॉर्स जो है, ये पहली एंग्लो अफगान वॉर्स जो थी, इसमें ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटेन की बहुत तगड़ी हार हुई, ब्रिटेन को धूल चटा दिया अफगानिस्तानियों ने। सेकेंड जो अफगान वॉर हुआ, वहां पे ब्रिटेन जो है वो अफगानिस्तानियों को हराने में सक्षम रहा। और तीसरा जो एंग्लो अफगान वॉर हुआ, उस एंग्लो अफगान वॉर में भी ब्रिटेन की करारी हार हुई और 1921 में अफगानिस्तान को आजादी मिल गई। तो अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो अफगानिस्तान वॉज बेसिकली, इसको कहा जाता है कि इट इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ अंपायर्स। ये साम्राज्यों की कब्रगाह है। यहां पे आज तक इस एरिया को कोई भी अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया। आज तक ये एरिया जो है किसी के डोमिनेंस में नहीं रहा है। जो भी साम्राज्य यहां पे आया है वो उस साम्राज्य का कब्रिस्तान बन गया है अफगानिस्तान। इसलिए अफगानिस्तान को बोला जाता है द ग्रेव यार्ड ऑफ अंपायर्स। और ये पूरा जो सीरीज है मेरा रिटर्न ऑफ तालिबान का, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि अफगानिस्तान एज अ ग्रेव यार्ड ऑफ अंपायर्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन की हार होती है। सेकेंड अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे यूएसएसआर की हार होगी। एंड थर्ड अगर हम लोग बात करेंगे जो प्रेजेंट डे है, तो वहां से अमेरिका जो है वो अब पुल आउट कर रहा है। तो खैर वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। तो 1921 तक आते आते अफगानिस्तान को थर्ड एंग्लो वॉर के बाद आजादी मिल गई थी। 1926 मैं आपको टाइमलाइन भी शो करता रहूंगा। 1926 में वहां पे अमानुल्लाह जो थे, अमानुल्लाह ने खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया। अफगानिस्तान में मोनार्की को डिक्लेयर किया गया और मोनार्की के किंग थे अमानुल्लाह। 1933 की अगर लोग बात करते हैं, टाइम के साथ साथ 1933 में जाहिर शाह जो थे वो अफगानिस्तान के राजा बनते हैं। और ये जो नए राजा बने अफगानिस्तान के जाहिर शाह, ये इन्होंने 40 साल तक वहां पर राज किया। और इन 40 साल में कहा जाता है कि इट इज द मोस्ट पीसफुल टाइम फॉर अफगानिस्तान, जो जाहिर शाह का 40 साल था, क्योंकि इस समय कुछ वहां पे ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, मिलिट्री रिफॉर्म्स हुए, सोशल रिफॉर्म्स हुए। तो ये 40 साल आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लिए स्वर्ण युग था, गोल्डन एज था। 1953 का भी ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1953 में हमारे जो किंग थे जाहिर शाह, उनके कजन हुआ करते थे मोहम्मद दाऊद खान। और ये मोहम्मद दाऊद खान को बनाया जाता है अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री। मैं आपको इनका नाम बताना चाहूंगा कि ये मोहम्मद दाऊद खान जो थे, ये कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित थे। यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी उससे ये काफी ज्यादा प्रभावित थे। अगर हम बात करें तो इनकी वजह से, मोहम्मद दाऊद खान की वजह से, आप देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ कम्युनिज्म स्टार्ट होता है। कहां पे ओरिजिन ऑफ कम्युनिज्म स्टार्ट होता है? इन अफगानिस्तान। 1965 की मैं आपको बात बोलूंगा कि 1965 में अफगान कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया और इसके 2 बड़े लीडर थे। एक थे नूर मोहम्मद तराकी और दूसरे थे बबराक करमाल। द ईयर वॉज 1973। जब 1973 की हम लोग बात करते हैं तो 1973 में अफगानिस्तान में बहुत बड़ा होने वाला था और यह बड़ा था, तख्ता पलट हुआ जाहिर शाह का। और तख्ता पलट किसने किया? उनके ही अपने रिश्तेदार ने। रिश्तेदार का नाम था मोहम्मद
दाऊद खान और अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया और मोहम्मद दाऊद खान ने अपने आप को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ईयर था 1973। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। यही अफगानिस्तान के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि यहीं से अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट होगा तालिबान का उद्भव अफगानिस्तान में। कैसे उद्भव होगा उस पर आने में। तो 1973 में जब मोहम्मद दाऊद खान ने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर लिया, तो उसके बाद से अगर हम बात करें तो आप लोग को बहुत सारे चेंजेस उसके बाद आएंगे। आपका कम्युनिस्ट विचारधारा का, जैसे ही मैंने बताया कि वहां पे शुरुआत होती है अफगानिस्तान में, तो दो सिद्धांत जो है आपको जानने पड़ेंगे। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट और दूसरा है ब्रेनेव डॉक्ट्रिन। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट इज द डॉक्ट्रिन दैट इज गिवन बाय यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड ब्रेनेव डॉक्ट्रिन वाज गिवन बाय यूएसएसआर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट, पहले तो ब्रेनेव डॉक्ट्रिन की अगर बात करें तो ब्रेनेव डॉक्ट्रिन में यूएसएसआर कहता था कि अगर किसी कंट्री ने कम्युनिस्ट विचारधारा को, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे बन चुकी है, कम्युनिस्ट विचारधारा को अपना लिया है, तो अगर कभी फ्यूचर में वहां से कम्युनिस्ट विचारधारा हटती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हटती है, तो वहां पे यूएसएसआर अपना फोर्स जो है वो यूज करेगा ताकि वहां पे कम्युनिस्ट विचारधारा को बरकरार रखा जा सके। वहीं अगर हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट की बात करते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट में यूएसए क्या करता है, जस्ट इसका उल्टा डॉक्ट्रिन है। ये वहां पे किसी भी कंट्री में कम्युनिज्म का स्प्रेड ना हो, ठीक है, वामपंथ का स्प्रेड ना हो, इसको रोकने के लिए वो उस जो भी एक्टिविटीज करता है दैट इज गिवन इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट का यूज करके जब अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका था, उस समय यूएसए जो था वो फंड कर रहा था किसको, मुजाहिदीनों को, ताकि वो इस कम्युनिज्म के स्प्रेड को अफगानिस्तान में रोके और वहां पे अल कायदा जैसे बड़े संगठन जो हैं वो बन के आते हैं। और यहीं पे आगे चल के हम लोग बात करेंगे तालिबान का निर्माण होता है। तालिबान का अगर हम लोग बात करें तो पश्तून लैंग्वेज में तालिबान का मतलब जो है इट इज अ स्टूडेंट ग्रुप। तो वहां पे एक लीडर हुआ करते थे, उन्होंने इस तालिबान को स्टार्ट किया था। और इस तालिबान को स्टार्ट करने के पीछे अगर आप लोग बेसिकली देखें तो मेन रोल जो था वो यूएसए का था। और ये मेन रोल कहां से आता है, तो ये आता है दो डॉक्ट्रिन से, डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट जो यूएसए का डॉक्ट्रिन था जिससे कि वो कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकना चाहता था, और दूसरा जो था वो ब्रेनेव डॉक्ट्रिन था जो यूएसएसआर, सोवियत संघ का डॉक्ट्रिन था, जिसके हिसाब से वो अगर किसी कंट्री ने कम्युनिज्म को एम्ब्रेस कर लिया तो जब तक यूएसएसआर है तब तक उस देश में कम्युनिज्म बरकरार रहेगा। यूएसएसआर वहां से कम्युनिज्म अगर हटाया जाता है फोर्सफुली तो यूएसएसआर जो है उसमें इंटरफेयर करेगा। तो 1973 तक का ये इतिहास था और यहीं पे आप देखेंगे तो एक टकरार होता है और यहां पे भी अफगानिस्तान एक गेम का हिस्सा बनता है, एक खेल का हिस्सा बनता है। जो खेल जो था जिसके मेन अगर हम लोग बोले ये बेसिकली एक थिएटर बन जाता है अफगानिस्तान। और एक्टर्स कौन थे, तो अफगानिस्तान एंड द यूएसए एंड द यूएसएसआर। थिएटर कौन है, अफगानिस्तान। एक्टर्स कौन है जो पूरा रोल प्ले कर रहे हैं, वन इज यूएसए एंड वन इज यूएसएसआर। 1973 के बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, पूरे इंडिया के लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट अपने चैनल पे लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।